और यहीं से आपका हेलो एल्केन फिर फिनिश हो जाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें रिएक्शन का काफी वेटेज है। देखिए हेडिंग डालिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ये दो टाइप की होती है। एक होती है SN1 रिएक्शन और एक होती है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। ठीक, पहले ये समझेंगे कि होती क्या है SN1 SN2, उसके बाद फिर हम इनकी जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं वो डील करेंगे। तो सबसे पहले हम SN1 और SN2 के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए SN2 रिएक्शन। SN2 से स्टार्ट करके SN1 पर जाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस हो सकता है इन दोनों रिएक्शंस में। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी आपकी SN2 रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसको SN2 बोलते हैं। SN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे इनको समझेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स लिखेंगे इसमें। पॉइंट नंबर 1, देखिए SN2, जब 2 की बात करेंगे तो वहां पर याद रखिए 2 का 1, यानी कि ये जो होगी मोनो स्टेप रिएक्शन होगी। इट इज मोनो स्टेप रिएक्शन, यानी कि एक स्टेप में ही ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी। मैकेनिज्म में अगर हम बात करेंगे इनकी, ठीक है। बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि जो रेट है, आगे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि अगर किसी भी कंपाउंड किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो एक मॉलिक्यूल पे या एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। और अगर रिएक्शन की स्पीड दोनों ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है तो कहलाती है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन 2 reactant, so that's why it is called bimolecular reaction। दोनों रिएक्टेंट पे ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि अगर हम यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, कोई केमिकल रिएक्शन है जैसे A और B, और ये कन्वर्ट होके बना रही है C और D, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालते थे, केमिकल इक्विलिब्रियम भी लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी किनकी? कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी पे, दोनों पे, ठीक। तो यहाँ पर जब दोनों पे ही, इन दोनों की रिएक्टेंट पे ही अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है तो फिर वो कहलाएगी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज ध्यान रखेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों पर ही डिपेंड करती है, दोनों रिएक्टेंट पर, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट यहां पर होता है SN2 रिएक्शन फेवर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा ना वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो अटैकिंग होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। एक चीज समझ लीजिएगा कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्या है ये सब, यहां पर ही देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लो कोई कंपाउंड है AB, ठीक है, और उसको हमने C से रिएक्ट कराना है। C यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। न्यूक्लियोफाइल को NU से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीसीज, ठीक। तो यहां से AB जो बॉन्ड होता है ये टूटता है। अगर मैं कहूं कि B A से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड B की तरफ टूटेगा, B पे आएगा माइनस, A पे आएगा प्लस। तो ये देखो B माइनस यहां से निकल जाता है
और ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर जाता है। B माइनस भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है, ऑल नेगेटिव आयन स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। तो B माइनस निकलेगा और Nu माइनस अटैक कर लेगा तो क्या बनाएगा, ANU। तो यहां पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसीलिए इसको बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब SN2 की अगर बात करेंगे तो वो क्या होगा कि रेट जो होगा वो इस रिएक्टेंट और इस रिएक्टेंट दोनों पे ही डिपेंड करेगा, तो इसीलिए उसको हम SN2 रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल हम लेंगे वो होगा हमारा कैसा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक। यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक जो करने वाला है ये स्ट्रॉन्ग है, तभी ये बी को हटा दे रहा है, तभी इसको भगा रहा है। भाई स्ट्रॉन्ग होगा तभी डिस्प्लेस कर पाएगा। कोई इंसान कहीं बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा हुआ है, जो खड़ा हुआ इंसान है वो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो बैठे हुए इंसान को हटा देगा, भगा देगा, वो डर के हट जाएगा। तो वही चीज तो यहां कर रहा है, यानी कि इसका स्ट्रॉन्ग होना बनता है तभी ये हटेगा B माइनस, क्लियर। तो इसलिए ये जो रिएक्शन होगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करेगी। एंड लास्ट पॉइंट रिएक्टिविटी का, कि SN2 रिएक्शन में कौन से हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिविटी होते हैं। तो रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड होगा हेलो एल्केन का वो क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। देखो SN2 मैंने बोला था 2 का 1, तो 2 का 1 मतलब मोनोस्टेप और 2 का 1 मतलब 1 डिग्री, याद रखना ये ट्रिक मैं बता रहा हूं। 2 का मतलब 1, 2 का 1, ठीक है। तो 2 का 1 मतलब एक स्टेप रिएक्शन होगी और 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है रिएक्टिविटी वाला, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, दे दिया जाएगा प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे दे दिया एग्जाम में, और उसके बाद पूछा जाएगा कि बताओ कौन SN2 रिएक्शन देगा। तो तुरंत आपको यह पहचानना है कि कौन सा प्राइमरी हेलो एल्केन है, और जैसे ही आपने पहचान लिया कि कौन सा प्राइमरी हेलो एल्केन है, बस आपका आंसर हो गया। लगभग हर साल ऐसे ही क्वेश्चन आता है, 2-3 कंपाउंड दे दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि बताओ कौन सा प्राइमरी हेलो, नहीं कौन सा हेलो एल्केन SN2 रिएक्शन देता है। तो तुरंत आपको ये उस कंपाउंड में पहचानना होता है कि कौन सा प्राइमरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम बात करें, देखिए कुछ कंपाउंड्स मैं यहां लिख रहा हूं, CH3 CHCl CH3, एक कंपाउंड लिखा CH3 CCl CH2 CH2, और एक कंपाउंड लिख दिया आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि आउट ऑफ दीज 3 विच गिव SN2 रिएक्शन। तो देखो हैलोजन वाला कार्बन 2 साइड से घिरा है कार्बन से, तो ये हो गया सेकेंडरी। हैलोजन वाला कार्बन एक साइड से घिरा तो ये हो गया प्राइमरी, और हैलोजन वाला कार्बन 3 साइड से घिरा तो ये है टर्सरी। रिएक्टिविटी का ट्रेंड आपको बता ही चुका हूं मैं, 2 का 1 प्राइमरी हेलो एल्केन विल बी हाई रिएक्टिव, तो कौन सा रिएक्टिव होगा, कौन सा SN2 रिएक्शन सबसे पहले देगा, पीछे वाला, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे, बस मेन तो कहानी यही है कि आपको यही पहचानना है, बाकी तो मैकेनिज्म अभी बता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कि मोनोस्टेप रिएक्शन कैसे होगी, वो सब चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बाया एग्जाम्पल। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लिए, अब करते हैं एग्जाम्पल कि SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी। तो हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म, नहीं पहले तो एग्जाम्पल नोट करेंगे और उसके बाद मैकेनिज्म हेडिंग डालेंगे। तो हेडिंग डालिए एग्जाम्पल, क्या होगा एग्जाम्पल, देखिए हमने कोई रिएक्टेंट ले लिया RX, ठीक, या एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, RX क्यों लेते हैं, CH3Cl। अभी तक हमने ये जान लिया है कि जो प्राइमरी हेलो एल्केन होगा वही SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा, इसलिए हमने जानबूझ के प्राइमरी हेलो एल्केन लिया है, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ, ठीक, और ये KOH कैसा होगा, एक्वस, अल्कोहलिक होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, OH माइनस, ये है न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, ये अटैक करेगा यहां पर, ठीक है, ये यहां पर अटैक करेगा। अब देखो कैसे अटैक करेगा, यहां पर अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो ये कुछ इस तरह से है, H H H और Cl, CH3Cl,
ठीक। और यहाँ पर पोलरिटी किस साइड है, Cl की तरफ, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ठीक। OH माइनस को अटैक कराना है, तो ये OH अब अटैक करना चाह रहा है। बात को समझना, देखो मैं एक विजुअलाइजेशन बनाता हूँ। मान लो मेरा हाथ है कार्बन और जो हाइड्रोजन है वो ये मार्कर है, देखिए कैसे, ठीक है, ये है, मान लो ये सिचुएशन है, समझ में आ रही है, H H H, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब ये जो HHH है और यहां पर हमने क्या किया, ये Cl लगा दिया इस तरह से, ठीक है, ये कंपाउंड बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन 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 और यहां पर क्या है, Cl लगा हुआ है ना, ये ठीक है। तो अब ये देखिए ये कंडीशन बन गई, ये मैंने ऐसा कंपाउंड बनाया है, ये कंपाउंड हमारा क्या है, मिथाइल क्लोराइड, ये है कार्बन, ये H और ये H और ये H और ये Cl, और इस पर अटैक करेगा हमारा हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस, मैं इस पेन को OH माइनस मान ले रहा हूं, ठीक। अब आपको ये बताना है कि ये OH माइनस जो है ये अटैक कहां से करेगा, यहां पर Cl है, ये है H H H और ये है कार्बन, ये OH को अटैक करना है, ये यहां अटैक करेगा, अटैक नहीं, क्योंकि Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो क्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और OH पे क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल ईच अदर, यहां रिपल्सन हो रहा है, तो यहां तो नहीं आएगा, ये डायरेक्ट यहां से तो अटैक नहीं करेगा, तो ये फिर क्या करेगा, ये तुरंत घूम के पीछे आएगा और पीछे से अटैक करेगा, यानी कि पीछे से अटैक कर सकता है, और हाइड्रोजन में इतनी पावर नहीं है कि OH को रोक सके। बात को समझना, ये हाइड्रोजन क्या है, बहुत हल्के हैं, ये OH को नहीं रोक सकते, तो OH क्या होगा, पीछे से अटैक करेगा और कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा आपका, देखिए। तो अब ये आपका कंपाउंड कुछ इस तरह से बन गया है, बन गया, बताइए, देखो, ठीक है। तो यानी कि अब देखिए यहां पर क्या हो गया है, कुछ स्ट्रक्चर ये हो गया है, कार्बन की बैलेंसी को चेक करो जरा, 1 2 3 4 5 पेंटावेलेंट हो गया है। जब OH यहां पे अटैक करेगा ये OH, तो अब ये क्या हो गया, ये पेंटावेलेंट हो गया है, ठीक है। अब जब ये पेंटावेलेंट हो गया है तो या तो ये क्लोरीन को छोड़ देगा, ये है क्लोरीन, और या ये OH को नहीं आने देगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि OH क्या है, यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो कार्बन को OH का साथ तो पसंद है, क्लोरीन का नहीं। अब कार्बन डिसाइडिंग मोड पे है, कार्बन को या तो क्लोरीन को छोड़ना है या फिर OH को पकड़ना है, तो फिर वो क्लोरीन को छोड़ देगा, क्लोरीन को उसने जाने दिया, यू आर यूजलेस फॉर मी। अब क्या होगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि जब OH पीछे से अटैक करेगा तो अब ये हाइड्रोजन आगे भाग जाएंगे, OH पीछे आ जाएगा, यानी कि जो सेम स्ट्रक्चर था उसका उल्टा बन जाएगा, इनवर्ट स्ट्रक्चर, दैट इज इन्वर्जन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। OH क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, उसने पीछे से अटैक किया, क्लोरीन क्या था, निकल गया तुरंत, और जैसे क्लोरीन निकल गया, और ये दो सिस्टम, ये दोनों जो काम हुए ये एक साथ हुए दोनों काम, यानी कि जिस टाइम पर क्लोरीन जा रहा है उसी टाइम पर OH आ रहा है। तो ऐसी स्टेट याद रखना कि ऐसी स्टेट जिस टाइम पे बॉन्ड बन रहा है और उसी टाइम पे बॉन्ड टूट रहा है, ऐसी स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, वो स्टेट जब साइमल्टेनियसली कोई बॉन्ड ब्रेक होता है और उसी टाइम पर कोई बॉन्ड मेक होता है। गॉट इट? तो देखिए अभी तो यहां पर इसकी मैकेनिज्म मैंने बताई, मान लो बाय चांस अभी तो यहां पर क्या है, मैंने जो प्रोडक्ट बताया ये क्या होगा, OH पीछे से अटैक करेगा और ये बनाएगा कुछ इस तरह से H H H, यानी कि इनवर्ट प्रोडक्ट बन जाएगा और KCl निकल जाएंगे। इसकी जो मैकेनिज्म थी वो मैं अभी आपको समझा रहा था, मैकेनिज्म यहां पर आप लिख भी सकते हैं। देखिए क्या हमने क्या किया था, CH3Cl ये जो है इस पर OH का अटैक कराया था और OH ने पीछे से अटैक किया था, तो ये जो स्ट्रक्चर था ये प्लेनर हो गया, ये कुछ इस तरह से हो गया था। देख रहे हो क्लोरीन क्या हो रही है, यहां से जा रही है ना, क्लोरीन जा रही है और OH यहां पे
आ रहा है पीछे से, तो क्लोरीन यहाँ पे जा रहा है, यानी कि ये बॉन्ड टूट रहा है, तो इसलिए पार्शियल बॉन्ड बना है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर, और यहाँ से पीछे से क्या हो रहा है, OH आ रहा है, और ये इस पे पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर। तो ये जो स्टेट कहलाती है, ये बीच की स्टेट है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। तो यहां पर ये जो बीच की स्टेट है, इस टाइम पे क्या कर रहा है, OH आ रहा है, Cl जा रहा है, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा फाइनली OH पीछे से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन की पोजीशन फिर से रिप्लेस हो जाएगी, और यहाँ पर कुछ ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म किसकी, SN2 रिएक्शन की। जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, ठीक। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट will be inverted. So process is called Walden inversion. दिख रहा है, प्रोसेस इज कॉल्ड वॉल्डन इन्वर्जन। तो ये था SN2 रिएक्शन के बारे में सारी जानकारी, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। SN2 रिएक्शन मोनो स्टेप रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में देखो रिएक्शन हो गई। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्योंकि दोनों ही मॉलिक्यूल जो है रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट कर रहे हैं। OH का भी उतना ही रोल है जितना कि यहाँ पर इस कंपाउंड का। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड कर रही है। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तभी ये Cl को जाने दे रहा है। भाई अगर इस कार्बन को कोई वीक न्यूक्लियोफाइल जोड़ता तो ये Cl को क्यों जाने देता। Cl वीक है, OH स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए OH यहाँ जुड़ गया। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और कोई इसमें सॉल्वेंट हम ले नहीं सकते, नॉन पोलर सॉल्वेंट या प्रोटिक सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है। यानी कि ये रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट को फेवर करती है, पोलर सॉल्वेंट को फेवर नहीं करती है। पोलर सॉल्वेंट याद है ना, वाटर H2O, ठीक। तो दिस रिएक्शन इज फेवर बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो, और हमने यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ये रिएक्शन को कराया, ठीक है। तो ये होगी SN2 रिएक्शन। अब हेडिंग डालेंगे SN1 रिएक्शन, उसको समझेंगे, और उसके बाद फिर कुछ रिएक्शन है, और आज की क्लास को यही वाइंड अप करेंगे। लेकिन अभी आई थिंक 15 और 20 मिनट अभी लग जाएंगे रिएक्शंस को कंप्लीट करने में, लेकिन उसको हम फास्टली करेंगे। एक बार SN1 SN2 समझ जाएंगे तो हमारी बाकी रिएक्शंस बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। तो सबसे पहले SN1 रिएक्शन के कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि SN1 रिएक्शन होती क्या है। तो पॉइंट नंबर 1, यह क्या होगी, देखो वहां मैं बोल रहा था 2 का 1, SN2 2 का 1, ठीक है। मोनोस्टेप 1 मतलब मोनोस्टेप रिएक्शन, और 1 मतलब प्राइमरी हेलोएल्केन, ठीक। यहां पर क्या होगा, 1 का 2, यानी कि ये क्या होगी, इट इज बाई स्टेप रिएक्शन। ये 2 स्टेप रिएक्शन होगी, ठीक है। यहां पर देखो ये क्या था, मैं बताया था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यानी कि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड ओनली वन रिएक्टेंट, केवल एक ही रिएक्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होगी। इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है केवल एक रिएक्टेंट पे डिपेंड हो रही है, ठीक है। जैसे यहां पर हमने A और B लिए 2 रिएक्टेंट और बन गया हमारा क्या, C और D। तो जो रेट होगी वो डिपेंड होगी केवल किस पर, A पर, B पर नहीं। तो यह रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली वन रिएक्टेंट, ठीक। थर्ड, यहां पर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, वहां क्या था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहां पर वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करेगी। फेवर्ड बाय दिस रिएक्शन, यानी कि यहां वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे, ठीक है। और फोर्थ,
सॉल्वेंट शुड बी पोलर, यहां पर पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, पोलर सॉल्वेंट फेयर बाय दिस रिएक्शन। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी का ट्रेंड, बस यही, अगर कुछ नहीं आपको SN1 SN2 में अगर पता करना है तो केवल ये याद रखो कि रिएक्टिविटी क्या होती है SN1 की और SN2 की। तो SN2 में मैं बोला था 1 2 3 प्राइमरी हेलो एल्केन विल बी हाई रिएक्टिव। SN1 में याद रखना क्या, 1 का 2 और 2 स्टार्ट करेगा 3 से, तो 3 2 1, यानी कि SN1 रिएक्शन में टर्सरी हेलो एल्केन विल बी हाईली रिएक्टिव। SN1 रिएक्शन में क्या होगा, टर्सरी हेलो एल्केन हाईली रिएक्टिव होगा। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए SN1 रिएक्शन के। अब एग्जांपल समझेंगे एंड देन वी गो थ्रू मैकेनिज्म। ठीक है, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन SN1 दे रहा है, कौन SN2 दे रहा है। देखो पता है इसको, ठीक है। तो 3 2 1 याद रखना, टर्सरी विल बी मेन। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा, बिफोर गोइंग टू एग्जाम्पल, हमें बताइए कि कौन सा SN1 रिएक्शन देता है। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ क्योंकि ये जरूर पूछा जाता है, बाकी मैकेनिज्म वगैरह या डिफरेंस पूछे जाए या ना पूछे जाए, ये जरूर पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छे से कर लो आप लोग। Cl CH3 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 CH2 CH CH2 CH3, ये हो गया। एक कंपाउंड है आपका Cl और यहाँ पर आ गया CH3 CH3 CH3। ठीक, एक कंपाउंड है आपका ये CH2 CH3 CH3 CH3। ठीक, बताइए कौन सा देगा SN1 रिएक्शन, एक का दो। SN1 रिएक्शन कौन सबसे पहले देगा, तो बस इसमें चेक करना है कि कौन टर्सरी है। तो देखो हेलोजन वाला कार्बन, सर्किल करो हेलोजन वाले कार्बन को। हेलोजन वाला कार्बन 3 साइड से कार्बन से घिरा है, दैट इज टर्सरी। हेलोजन वाला कार्बन 2 साइड से घिरा है, दैट इज सेकेंडरी। और ये घिरा है एक साइड से, दैट इज प्राइमरी। ठीक, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बाकी इसकी एक्सरसाइज में और भी करेंगे। अगर देखो एक चीज और समझते हैं, मान लो कई बार ऐसा होता है यहाँ पे हाइड्रोजन धरो 3 3 3 और एक और कंपाउंड ले लेते हैं। यहां चेक करते हैं, देखो हेलोजन वाला कार्बन 2 साइड से घिरा है, सेकेंडरी। हेलोजन वाला कार्बन 3 साइड से घिरा है, टर्सरी, है ना। और हेलोजन वाला कार्बन 3 साइड से घिरा है, सॉरी ये तो हेलोजन वाला कार्बन प्राइमरी है ये तो। इसको और बनाते हैं थोड़ा सा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूं उसमें आना चाहिए हाँ ठीक। ये हेलोजन वाला कार्बन जो है एक ही साइड से घिरा है तो प्राइमरी हो गया। हेलोजन वाला कार्बन 2 साइड से घिरा है, सेकेंडरी। हेलोजन वाला कार्बन ये 3 साइड से घिरा है तो ये है टर्सरी। ठीक है, और इसको चेक करो CH3 CH3 CH3, ये भी तो टर्सरी है। देखो ये हेलोजन वाला कार्बन भी 3 साइड से घिरा है। अब देखो यहां तो क्लियर हो गया कि या तो ये होगा या तो ये होगा। SN1 मैकेनिज्म कौन सबसे पहले देगा, या तो ये या तो ये। अब ऐसे केस में जब दोनों टर्सरी है, और ऐसा तो है नहीं कि दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, डिफरेंट है ना, तो कोई एक होगा हाईली रिएक्टिव होगा। कौन सा होगा, तो उसमें याद रखेंगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, हाइपर कंजुगेशन, तो यार हाइपर कंजुगेशन से काम बहुत आसान हो सकता है हमारा। देखो हाइपर कंजुगेशन क्या कहता था कि वो कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है जो
अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रखता है। विच कंपाउंड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विच विल बी हाईली स्टेबल। ठीक, और वो Cl को जाने देगा आसानी से। देखो कैसे, यहां पर देखो अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो मैंने बोला था कि जो जुड़ा हो कार्बन पॉजिटिव से हाइड्रोजन, देखो यहां पे C+ है, ये माइनस है, इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। मतलब कार्बन पॉजिटिव से जुड़ा जो कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन होता है, और उससे जुड़े हाइड्रोजन क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां देखो 3 3 6 3 9 कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो कैटायन है उस कैटायन से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6 3 9, देयर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखो ये जो कैटायन है इससे जुड़े हाइड्रोजन जुड़े कार्बन ये है अल्फा कार्बन, और इनसे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? दिस वन। ठीक, यानी कि अगर आपकी डिग्री सेम हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में 2 टर्सरी आ गए, अब कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो उस केस में आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने होंगे। जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, दैट विल बी द हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। अब हेडिंग डालिएगा एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं एंड देन वी गो थ्रू मैकेनिज्म की कैसे ये बाई स्टेप, मैंने बताया ना ये 2 स्टेप रिएक्शन है। एक चीज समझिएगा, अगर कोई रिएक्शन मैनी स्टेप है यानी मल्टी स्टेप है, तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो होता है हमेशा जो स्लो स्टेप होता है। भाई अगर कोई चीज स्लो मूव कर रही है तभी हम उस चीज का रेट पता कर सकते हैं, यानी स्पीड पता कर सकते हैं। एकदम पता चला यहां से एकदम फर से वहां भाग गई, गायब हो गई, रेट नहीं पता करेंगे। देखो आगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, 3 टाइप की रिएक्शन होती है। अगर रेट की बारे में बात करें, एक होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन, और एक होती है मॉडरेट रिएक्शन। जो मॉडरेट रिएक्शन होती है उन्हीं का ही रेट हम लोग मेजर कर पाते हैं, याद रहेगा। ठीक, तो एग्जाम्पल लेते हैं। हम अभी तक यहाँ पर जान चुके हैं कि जो SN1 मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है? टर्सरी हेलो एल्केन जो होता है वही होता है क्या आपका? हाईली रिएक्टिव। तो इसलिए हमने टर्सरी हेलो एल्केन ले लिया, और जब टर्सरी हेलो एल्केन ले लिया तो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे? KOH के साथ। ठीक है, और जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ, यहां पर हम लेंगे सॉल्वेंट, कैसा? पोलर सॉल्वेंट यानी H2O। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब देखो यहां पर क्या होगा? Cl माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा, ठीक, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CCH3 CH3 और OH। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है और क्या निकल जाता है? KCl। ठीक, या तो ये प्रोडक्ट बनेगा या फिर इसका इनवर्ट प्रोडक्ट बनेगा। 2 प्रोडक्ट बनते हैं। इसको हम लिख सकते हैं OH C CH3 CH3 CH3। ठीक, यानी कि यहां पर 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, 50-50% बनता है। कैसे बनता है अभी मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। ठीक, सबसे पहला स्टेप देखिए, यहां पर जो है ये जुड़े हुए हैं CH3 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 और Cl। अब यहां पर देखो फिर से अगर वही केस दोहराया जाए तो वही देखो एक बार फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। पढ़ नहीं पाता, ये जैसे देखो ये इधर हो गया। ठीक, ये यहां पर ये जुड़ गया CH3 और Cl। ये इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ। दैट विल बी मच बेटर। ठीक, ये है कुछ इस तरह से। मान लो ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ये है CH3 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 और ये Cl है।
ठीक, जो रेड कलर मार्कर है ये Cl का काम कर रहा है, हाथ क्या है कार्बन, यहाँ है CH3, यहाँ है CH3, यहाँ है CH3। फिर वही काम करेंगे, यानी कि फिर अटैक कराएंगे न्यूक्लियोफाइल का, यानी कि OH माइनस यहाँ पर फिर अटैक करना चाहेगा। केस देखिए, OH माइनस ये यहाँ से अटैक करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो क्लोराइड है, ये भी माइनस OH माइनस दोनों सेम सेम है, फिर ये पीछे जाएगा। और इस बार जो कार्बन को प्रोटेक्ट करने वाले जो उनके बॉडीगार्ड हैं वो सतर्क हो गए। उन्होंने क्या किया, जो कमजोर थे हाइड्रोजन थे उनको हटा दिया, CH3 जोड़ दिया। और जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट करते, बड़ा ग्रुप है, ये तीन CH3 इस OH को नहीं आने दे रहे हैं, यहां पर हो रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस, ये CH3 इस OH को नहीं आने दे रहे हैं। और जब ये OH अब पीछे से आया, उसने सोचा फिर से पीछे से अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन कहेगा, मतलब कार्बन कहेगा क्लोरीन को जाओ, लेकिन यहां नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर थे हाइड्रोजन, यहां पर है मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप जो होते हैं वो थोड़े से तो स्ट्रॉन्ग हैं, और तीन मिथाइल ग्रुप हैं, तो OH आ पाएगा, घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा। इसीलिए यहां पर मैंने लिखाया था कि OH इस टाइम पर वीक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, डर के भाग जाएगा, फरार, नहीं आ पा रहा है, नहीं अटैक नहीं कर पा रहा है, डर गया, वीक हो गया ना। तो अब यहां पर OH जब नहीं आ पा रहा है तो देखिए अब क्या OH कार्बन से कहेगा, क्योंकि कार्बन के साथ OH को बॉन्ड बनाना है, तो OH कार्बन से कहेगा कि अब देखिए मैं तो अटैक नहीं कर पाऊंगा, आप ही कुछ सॉल्यूशन निकालो। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन कहेगा ठीक है ऐसा करते हैं, हम खुद ही क्लोरीन को निकाल देते हैं, जब हम क्लोरीन को निकाल देंगे तब आप आ जाना, अटैक कर लेना। तो यहां पर क्या होगा, इस केस में जो क्लोरीन वाला कार्बन वाला बॉन्ड होगा ये पहले टूट जाएगा, यहां आएगा माइनस, यहां आएगा प्लस, और ये आपका बनता है कार्बोकैटायन, यानी कि पहले स्टेप में आपका कार्बोकैटायन बनता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप इज द कार्बोकैटायन फॉर्मेशन स्टेप। बात समझे? यहां पर OH अटैक ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तीन मिथाइल ग्रुप लगे हैं, OH नहीं अटैक कर रहा, OH ने गिव अप कर दिया, कार्बन खुद ही क्लोरीन को अब तोड़ रहा है। अब जब कार्बन क्लोरीन को तोड़ रहा है तो अब ये बन गया क्या, टर्सरी कार्बोकैटायन। इसीलिए ये रिएक्शन क्या कर रही थी, फेवर कर रही थी 3 डिग्री हेलोएल्केन को, क्योंकि यहां पर आपको इंटरमीडिएट मिलता है, वहां इंटरमीडिएट कुछ नहीं मिला था, यहां आपको इंटरमीडिएट मिल रहा है। ये क्या है, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट थोड़ा सा तो स्टेबल होना चाहिए। और आप जानते हैं कि टर्सरी कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल अमंग ऑल कार्बोकैटायन, क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, ये भी फेंक रहा है, ये भी फेंक रहा, तीनों इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज ना के बराबर होगा, तो थोड़ी देर के लिए रुक तो सकता है यहां पर। और यही स्टेप होता है कैसा, स्लो स्टेप, और इसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्टेंट केवल एक भाग ले रहा है, इसीलिए ये बोली जाती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इसीलिए ये रिएक्शन बोली जाती है क्या, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक, तो अब यहां इंटरमीडिएट बन गया, अब OH की मर्जी है, OH आएगा, अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब देखना, बात समझो, जब यहां से Cl निकल जाएगा तो जो ये मिथाइल ग्रुप जो होगा ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से, मतलब समझ रहे हो, कार्बन CH3 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 प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेन में हो गया, समझ रहे हो। अब देखना, मान लो ये OH है, ब्लैक कलर मार्कर इज OH है, मैं यहां तक पहुंच गया हूं, यहां तक, अब मुझे इस पर OH अटैक कराना है। अगर मेरे पास कई सारे OH आयन है, OH आयन OH आयन OH आयन OH आयन, कई सारे OH आयन है, तो क्या सब एक ही तरफ से आएंगे, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि OH माइनस है ना सब, तो अगर एक OH माइनस दूसरा OH माइनस साथ साथ थोड़ी आएंगे, मित्र थोड़ी हैं, वो तो एक दूसरे के रेपल करेंगे ना। तो कुछ OH रैंडमली इधर से आएंगे, अब ये प्लेन है ना, ये समझ रहे हो, ये प्लेन है, तो कुछ रैंडमली इधर से आएंगे, कुछ इधर से आएंगे, तो जो इधर से आएंगे वो इधर अटैच हो जाएंगे, समझ रहे हो। और जब इधर अटैच करेंगे तो देखो स्ट्रक्चर अपोजिट बन गया, OH पीछे से अटैक कर रहा है, तो यहां पर स्ट्रक्चर बनेगा इनवर्ट, और कुछ OH इधर से अटैक करेंगे और वो प्रोडक्ट बनाएगा रिटेन, रिटेन कर गया प्रोडक्ट, तो इसलिए यहां पर बनता है मिक्सचर, इसलिए यहां पर बनता है मिक्सचर। तो यहां पर जब ये इंटरमीडिएट यहां पर बन गया है, तो इंटरमीडिएट पे OH हम दोनों तरफ से अटैक करा सकते हैं। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए बोर्ड पर हम नहीं बना सकते उसको। यहां पर क्या कर रहा है, OH अटैक करेगा दूसरे स्टेप में, दैट इज सेकेंड स्टेप,
और इस सेकेंड स्टेप में OH माइनस अटैक करेगा और क्या बनाएगा, CH3 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 OH। आगे से भी अटैक हो सकता है या फिर पीछे से भी अटैक हो सकता है, यानी कि यहां पर क्या बन रहा है, ये तो बन रहा है रिटेंशन, ये रिटेन कर गया सिर्फ, और ये बन गया इन्वर्ट प्रोडक्ट। और जब रिटेंशन और इन्वर्ट दोनों प्रोडक्ट बनते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, रेसमिक मिक्सचर। तो ये आपका बन गया क्या, रेसमिक मिक्सचर। बताइए, ठीक है। तो यहां पर SN1 रिएक्शन में आपको रेसमिक मिक्सचर मिलता है। यहां पर 2 स्टेप हो रहे हैं। क्यों 2 स्टेप हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो यहां इंटरमीडिएट बनता है दैट इंटरमीडिएट विल बी कार्बोकैटायन, वो भी कौन सा, टर्सरी, जो थोड़ी देर के लिए तो स्टेबल होगा। तो इसलिए यहां पर 2 स्टेप हैं। ये SN1 क्यों बोली जाती है, यूनिमोलिकुलर क्यों, क्योंकि केवल और रेट ऑफ रिएक्शन जो है केवल इस पर ही डिसाइड कर रही है, एक ही रिएक्टेंट पे, इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर बोले। स्लो स्टेप इज द RDS, मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक, तो ये SN1 SN2 मैकेनिज्म आपको क्लियर हुई। अच्छा, एक चीज और समझते हैं, यहां पर ये पोलर सॉल्वेंट का काम क्या है, इसका यूज क्यों किया था, तो समझिएगा। देखो, पोलर सॉल्वेंट जो H2O है, ये इस मिक्सचर में मिला होगा किस फॉर्म में, H प्लस OH माइनस में। तो OH माइनस तो यहां पे अटैक कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। H प्लस क्या कर रहा होगा, H प्लस जो यहां से Cl निकला है, इस Cl को क्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा। ये जो H प्लस है ये Cl माइनस को पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा, इसलिए पकड़ लेगा कि अगर ये H प्लस हम ना डालते तो Cl माइनस क्या होता, थोड़ी देर के बाद फिर से घूम फिर के क्या होता, फिर इससे जुड़ जाता, क्योंकि यहां फ्री है। देखो, पीछे वाली जब SN2 बात करे तो उसमें OH घुस गया था, जुड़ गया था, अभी ये चार्ज है, ये फ्री है। तो जो Cl माइनस निकला था थोड़ी देर पहले, अगर उस Cl माइनस को कोई पकड़ेगा नहीं तो Cl माइनस फिर से उसी के साथ चिपक जाएगा और हमारी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो Cl माइनस को थोड़ी देर के लिए जो H प्लस है, जो वाटर से निकल के आए थे, उसने क्या किया, कब्जे में ले लिया, पकड़ लिया, और तब जाके यहां पर OH फ्री हो गया और बॉन्ड बना लिया। ये समझ लो OH के साथी है H, और OH को कार्बन को किडनैप करना था। तो इसलिए OH ने क्या कहा H से कि जाओ क्लोरीन को पकड़ के रखो, तब तक हम ले जाए। तो वही हुआ, ठीक है, क्लियर। तो ये होगी SN1 रिएक्शन। ठीक, तो ये मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म पोर्शन में इतनी चीज याद रखना जो मैंने आपको बताया था, या तो आपको मैकेनिज्म पूछा जाएगा या तो डिफरेंस पूछा जाएगा। डिफरेंस पूछा जाएगा तो सारे पॉइंट आप लिख देंगे उसमें, ठीक है। मैकेनिज्म पूछा जाए तो इस तरह से आपको दिखाना है। और अगर आपको पूछा जाए कि इन कंपाउंड में कौन SN1 दे रहा है, कौन SN2 दे रहा है, तो SN1 कौन देगा, जो टर्सरी, पहचानना उसमें कौन सा टर्सरी हेलोएल्केन है, और SN2 कौन देगा, उसमें पहचानना कौन सा प्राइमरी हेलोएल्केन। यानी कि प्राइमरी हेलोएल्केन विल ऑलवेज प्रेफर SN2 रिएक्शन एंड टर्सरी हेलोएल्केन विल ऑलवेज प्रेफर SN1 रिएक्शन। यहां से SN1 SN2 खत्म हुआ। अब बात करते हैं ये जो SN1 SN2 रिएक्शन है, इनमें कौन कौन सी रिएक्शन हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेडिंग पड़ी हुई थी, उसी में अब लगभग 8 या 9 रिएक्शन है। अब लेकिन जो रिएक्शन है वो सब आसान है, उनको कर लेंगे आप लोग। देखिए कैसे, ना ना ना, के एजी 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 एंड H3। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ट्रिक। तो रिएक्शन में केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें ये पढ़नी है, ना ना ना, के एजी 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 एंड H3। ठीक है, सबका मीनिंग समझते हैं। ना मतलब NaOH, ना मतलब NaOR, R मीन्स एल्किल ग्रुप, और ना मतलब Na मेटल, K मतलब KOH, K मतलब KCN, K मतलब KNO2, Ag मतलब AgCN, Ag मतलब AgNO2, Ag मतलब Ag साल्ट ऑफ एसिड, और NH3 मतलब NH3 जानते ही हैं, अमोनिया। ठीक, तो इतनी रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा हेलोएल्केन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करिएगा ये ट्रिक, और उसके बाद बात करेंगे सबसे पहले रिएक्शन विद
किससे? NaOH से। किसकी? हेलो एल्केन की। ठीक है, देखिए अब ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी हम रिएक्शन कर सकते हैं। मिथाइल क्लोराइड ले लिया, NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या होगा? CH3 प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, बन जाएगा CH3OH और NaCl निकल जाएगा। बताओ, सब में यही करना है, कंपाउंड को दो पार्ट में तोड़ना है, माइनस को हटाना है, माइनस को लगाना है, माइनस माइनस रिप्लेस करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन विद NaOR मतलब CH3 दैट इज सोडियम, और इसको क्या बोलते हैं? मेथॉक्साइड। अल्कोहल से जब H निकलता है तो अल्कोक्साइड आयन बनता है। मेथिल अल्कोहल CH3OH से H निकालोगे तो मेथॉक्साइड बनेगा। अगर यहां लिखा होता C2H5OH तो एथिल अल्कोहल, और H निकाल के सोडियम जोड़ा तो एथिल अल्कोहल से H निकाला तो एथॉक्साइड, और सोडियम जोड़ दिया तो सोडियम एथॉक्साइड। बट दिस इज सोडियम और ये क्या है? मेथॉक्साइड। अब इसको भी आप तोड़ लेंगे बड़ी आसानी से, देखिए कैसे। हमने लिया CH3Cl प्लस NaOCH3, तोड़ो CH3 प्लस Cl माइनस Na प्लस OCH3 माइनस। Na देखो Cl जा रहा है तो फिर कौन अटैक करेगा CH3 पे? माइनस, माइनस जा रहा, माइनस अटैक करेगा। CH3 प्लस पे क्या अटैक करेगा? माइनस, तो बनाएगा CH3OCH3 और Na और Cl निकल जाएगा, बनाएगा NaCl, और यहां पर बन गया क्या? डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, तो ये हो गई रिएक्शन विद NaOCH3। रिएक्शन विद Na सोडियम के साथ मैं करा चुका हूं, वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो अब सीधे जाएंगे रिएक्शन विद KOH। हेडिंग डालिएगा रिएक्शन विद KOH। जैसे NaOH के साथ रिएक्शन थी वैसे KOH के साथ रिएक्शन है, कोई भी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तोड़ दो, K प्लस OH माइनस CH3 प्लस Cl माइनस, इस प्लस से ये माइनस जुड़ेगा, क्या बनाएगा? CH3OH और KCl निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा याद रखना है कुछ, रिएक्शन विद KCl, और इसी के साथ मैं लिख दे रहा हूं रिएक्शन विद AgCl। ठीक है, और यहीं पर अगली रिएक्शन है K की। देखो K और उसके बाद Ag आता था, तो रिएक्शन विद एक बची हुई है KNO2, और यहां पर रिएक्शन विद AgNO2। मैंने इन दोनों को साथ में इसलिए लिखा है ताकि इन दोनों रिएक्शन में जो बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं बिल्कुल वैसे नहीं तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे उसको समझिए। देखिए CH3Cl प्लस KCl, तो KCl में बॉन्ड टूटता है K प्लस Cn माइनस और CH3 प्लस Cl माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, K प्लस Cn माइनस। ठीक है, तो यहां पर जुड़ जाएगा ये आपका और बन जाएगा CH3 Cn और KCl निकल जाएगा। ये क्या बना? मेथाइल साइनाइड। अब AgCN में जब रिएक्शन करोगे तो देखो क्या होगा, CH3Cl प्लस AgCN। मैं यहां स्टार बना दे रहा हूं, ये एक्सेप्शनल केस है। AgCN में जब रिएक्शन करते तो Ag प्लस NC माइनस टूटता है। Ag प्लस NC माइनस टूटता है। ठीक है, तो यहां देखो क्या होगा, क्यों ऐसा टूटा इसकी बात समझो। लास्ट ईयर आपने एक फजान रूल पढ़ा था, AgCN कुछ इस तरह से जुड़ा है और KCN भी इस तरह से जुड़ा है। KCN और AgCN में समझना, जो KCN है वो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है
इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? जो आयन में टूट जाएं, K+Cn- में। और ये AgCN जो है ये कोवलेंट कंपाउंड है, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड में ये बॉन्ड नहीं टूट रहा है भाई। इलेक्ट्रोवैलेंट तो आयनाइज हो गया, कोवलेंट नहीं टूटेगा, तो यहां पर नाइट्रोजन की ओर से अटैक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर। तो अब ये नाइट्रोजन की तरफ से अटैक कराएगा, तो इसलिए फिर NC जुड़ता है इसमें भाई। देखो CH3+Cl-, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर थे वो अटैक करेंगे इस पे, और जब अटैक करेंगे तो नाइट्रोजन के पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो उसकी वजह से फिर ये कार्बन के साथ जो Ag जुड़ा है तब ये Ag निकलता है, यानी कि बॉन्ड उल्टा टूटता है। ठीक है, याद रहेगा। तो AgCN जो है AgNC के फॉर्म में क्यों टूट रहा है? क्योंकि AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहां पर टूटा Ag+NC- CH3+Cl-, तो CH3+ से क्या जुड़ जाएगा? NC, तो बनाएगा CH3NCAgCl, और इसको हम बोलते हैं क्या? मिथाइल आइसोसाइनेट। NC मतलब आइसोसाइनेट। सेम यहां पर याद रखेंगे। देखो KNO2 भी ऐसे ही आपको ब्रेक करना है, CH3Cl + KNO2। KNO2 टूटता है KONO में, नॉट NO2 में, ONO में, K+ONO-। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो इसलिए ऑक्सीजन पहले टूटता है नाइट्रोजन से पहले, और यहां पर CH3+Cl-, तो CH3+ से ONO जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा CH3ONO, और यहां पर निकल जाएगा KCl। और नीचे देखो CH3Cl के साथ जुड़ेगा AgNO2, और यहां पर टूटेगा Ag+NO2-। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केस केवल ये दो हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं है। और ये CH3+Cl-, तो CH3+ से जुड़ेगा NO2, तो बनाएगा CH3NO2, और यहां पे निकलेगा क्या? AgCl। ठीक है, यानी कि हमेशा याद रखना है कि Ag वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन वाला पोर्शन आगे आएगा। ये लाइन याद रखो, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई कंपाउंड ऐसा हो जिसमें सिल्वर हो और नाइट्रोजन भी हो, तो नाइट्रोजन आगे आएगा, या ऐसे समझ सकते हैं, ये देखो NO2 हुआ या CN हुआ, ये आपके हैं एम्बीडेंटेड कंपाउंड। एम्बीडेंटेड मींस इनके पास दोनों एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रख सकता है, नाइट्रोजन भी रख सकता है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। बॉन्ड इधर से बन सकता है, नाइट्रोजन की तरफ बन सकता है। तो ऐसे केस में याद रखना कि Ag वाला पोर्शन जो होगा वो हमेशा नाइट्रोजन को सपोर्ट करेगा, यानी कि जो कंपाउंड Ag से जुड़ा होगा उसमें N पहले आएगा। देखो Ag से जुड़ा कंपाउंड था तो N पहले आया, Ag से जुड़ा कंपाउंड है N पहले आया। ठीक, तो Ag से याद रखना AgN, हिंदी में इसको अग्नि भी बोल सकते हैं, तो ये सीक्वेंस याद रखना। ठीक, चलो, तो लास्ट रिएक्शन बची है रिएक्शन विद अमोनिया, और उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट हेलोएल्केन टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हेलोएरिन बचेगा, वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे हम लोग। तो लास्ट रिएक्शन लिख लेते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। देखिए अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसे होगी। हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड और अमोनिया। इस रिएक्शन को एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। क्या कहलाती है? हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। अमोनोलिसिस का मतलब यहां पर यह है कि जो नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं ना, ये बारी बारी से एक एक निकलेगा। ठीक, तो देखो एक बार एक H निकला तो ये बचेगा NH2- H+, और ये तो आप जानते हैं टूटेगा CH3+Cl-।